नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक 22 अप्रैल 2024 की एक जजमेंट आई है और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार अगर ऑब्जेक्शंस हैं जो कि रेज किए गए हैं सेक्शन 47 और सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, और अगर वो जो ऑर्डर है वो फाइनलिटी पे आ जाए और अगर ऑब्जेक्शंस खारिज कर दिए गए हों और फिर बाद में कोई सब्सिक्वेंट कोई डिफेंडेंट है वो सेम एलिगेशंस लेकर आए या सेम ग्राउंड्स लेकर आए या फिर डिफरेंट ग्राउंड्स लेकर आ जाएं, तो उनका कोई मायने नहीं रखता है जब कोई कॉम्प्रोमाइज डीड हो जाए तो। और अगर कॉम्प्रोमाइज डीड में ये जरूरी नहीं कि दूसरे डिफेंडेंट के अगर सिग्नेचर हो या ना हो, इससे कोई मायने नहीं रखता जब तक अगर उन्होंने दूसरे डिफेंडेंट ने उस कॉम्प्रोमाइज डीड को अप्रूव कर दिया है, एक्नॉलेज कर दिया है, तो इसमें कोई उनके सिग्नेचर हो या ना हो इस कॉम्प्रोमाइज डीड में, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर 23 रूल 3 के ऊपर जो है वो डिस्कशन किया है और सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 23 रूल 3 है उसके ऊपर डिस्कशन किया है और सेक्शन 47 जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके बारे में बताया गया है। और आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया तो उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं जब तक हम इसके फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, पहले ये डिग्री थी, ऑर्डर जो था अपील थी, जो अपील जो फाइल की गई है ये एक सिविल अपील है। पहले देख लेते हैं, सिविल अपील है ऑफ 2024 की, जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 18772 ऑफ 2014, तो जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस एक रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। और जो अपील है वो एक डिग्री होल्डर द्वारा दी गई है। उन्होंने एक राजस्थान हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी जयपुर बेंच की उसको असेल किया, उसको चैलेंज किया था। और जो यहाँ पर टाइटल रिवर्स था, यहाँ पर सिविल रिवीजन जो पिटीशन थी, यहाँ पर जो डिफरेंट रिस्पोंडेंट है वहाँ पर एक जो पिटिशनर थे, तो इसलिए जो केस टाइटल रिवर्स है क्योंकि रिवीजन पिटीशन थी उसमें जो केस टाइटल थे वो जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है वहाँ पर वो पिटिशनर थे। तो जो रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 115 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत। और वहाँ पे हाई कोर्ट में जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो रिवीजन पिटीशन चैलेंज की गई थी उसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट थी जो उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, जिसमें जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे, रिवीजनिस्ट ने जो ऑब्जेक्शंस थे वो रेज किए थे एग्जीक्यूशन कोर्ट में। तो मींस एग्जीक्यूशन कोर्ट में एक जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे सेक्शन 47 को, जो कि वहां पर डिसमिस कर दिए गए थे। मींस वहां पर डिफेंडेंट थे, जो यहाँ जो रिवीजनिस्ट है वहां पर वो डिफेंडेंट थे, यहाँ पर वो एक जो रिस्पोंडेंट है। तो यहाँ पर एक टाइटल जो है वो इस तरह से बदलता गया कि एक प्लेंटिफ तो है, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया था और डिग्री इनको प्लेंटिफ को मिल गई थी। तो जो डिफेंडेंट है उन्होंने एक ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, ऑब्जेक्शंस जो उनके खारिज कर दिए गए थे। अब वो डिफेंडेंट ने आगे वो रिवीजनिस्ट बन जाएंगे जब वो रिवीजन कोर्ट में जाएंगे। मींस हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिवीजन पिटीशन डाली थी सेक्शन 115 के अंदर, उनकी जो रिवीजन पिटीशन थी वो अलाउ हो गई थी। तो मींस जो एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर जो उनके ऑब्जेक्शंस थे वो अलाउड हो गए। अब चूंकि वो अलाउड हो गए थे रिवीजनिस्ट के, तो अब यहाँ पर जो प्लेंटिफ है, ओरिजिनल प्लेंटिफ है, उन्होंने अब आगे स्पेशल लीव पिटीशन डाली क्योंकि उनका ऑर्डर था वो हाई कोर्ट में रिवर्स हो गया था। तो यहाँ पर फिर यहाँ पे बताया कि जो इम्पीच ऑर्डर था जो पास किया गया था एग्जीक्यूशन कोर्ट का, वो उसको सेट असाइड कर दिया था। कहाँ सेट असाइड कर दिया था? जो राजस्थान हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूशन कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि जो डिग्री जो पास की गई थी ट्रायल कोर्ट द्वारा वो एक इनएग्जीक्यूटेबल है। तो मींस सारा का सारा जो डिग्री थी वो सेट असाइड ही हो गई क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे वो ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। डिफेंडेंट द्वारा जो ऑब्जेक्शन थे वो ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन रिवीजन कोर्ट जो थी वो हाई कोर्ट थी, उन्होंने पूरी डिग्री को सेट असाइड कर दिया और जो ऑब्जेक्शंस थे क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया तो इसलिए डिग्री थी वो इनएग्जीक्यूटेबल हो गई। तो अब जो ऑब्जेक्शंस थे वो अलाउड कर दिए थे सेक्शन 47 सीपीसी के। अब फैक्ट्स क्या थे उसको हम समझते हैं, जो उसकी वजह से यहाँ पर अपील जो फाइल की गई। एक प्रॉपर्टी थी,
तो इससे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, एक प्रॉपर्टी थी जयपुर में, वो एक ओन्ड थी, मींस उनके जो मालिक थे जो डिफेंडेंट नंबर 1 थे, और उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल था वो एग्जीक्यूट किया था इन दी जो सेल था मींस बाय दी एग्जीक्यूटेड फॉर द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बाय जो डिफेंडेंट नंबर 2 था, जो कि ब्रदर भी हैं डिफेंडेंट नंबर 1 के, और ओरिजिनल पावर टॉनी भी थी उनके पास डिफेंडेंट नंबर 1 की, अपने लिए भी और प्रिंसिपल डिफेंडेंट नंबर 1 के लिए। तो अब एग्रीमेंट टू सेल हुआ डिफेंडेंट्स के द्वारा, तो जो अब उसके बाद उन्होंने सेल डीड थी वो एग्जीक्यूट नहीं की। अब जिसके अगेंस्ट फेवर में जो एग्रीमेंट टू सेल था, अब उन्होंने एक सिविल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट फाइल किया ट्रायल कोर्ट में, मींस जो सिविल कोर्ट है उसमें एक स्पेसिफिक सिविल सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस था वो फाइल किया, जो कि रजिस्टर्ड हुआ सूट नंबर सो एंड सो, और इसमें अब डिफेंडेंट्स को एक एज ए इम्प्लीड किया गया। तो मींस सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, दो डिफेंडेंट्स थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल था वो प्लेंटिफ के फेवर में किया, लेकिन अब एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद सेल डीड थी वो बनाई नहीं, सेल डीड मतलब एग्जीक्यूट नहीं की। अब उसके ऊपर जो जिनके फेवर में किया गया था वो प्लेंटिफ ने आगे एक सिविल सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में। अब जब सूट पेंडिंग था तो फिर उन दो पार्टीज के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज आ गया, और कॉम्प्रोमाइज आया 1978 में आया, 11 मई 1978 में आया, और ट्रायल कोर्ट के समक्ष में वो कॉम्प्रोमाइज था वो प्रेजेंट कर दिया गया, और जिसकी कॉपी थी वो एनेक्सर P4 के तौर पे लगाई गई और कॉम्प्रोमाइज डीड हो गई दोनों के बीच में, मींस दोनों के बीच में समझौता हो गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के बीच में। और ये पूरा कॉम्प्रोमाइज डीड थी, ये पूरे के पूरा यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया, क्या क्या इनमें कंटेंट्स थे। अब कोर्ट ने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन था वो पूरा सिंप्लीफाई किया। पैराग्राफ नंबर 1 कोर्ट ने बताया कि जो कॉम्प्रोमाइज डीड थी वो ये बताया कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है उन्होंने एक पहले एक्सेप्ट किया था कि हमने कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं किया था, अब यहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, और जो कि एग्जीक्यूट किया गया था डिफेंडेंट नंबर 2 द्वारा, और अपनी कैपेसिटी में नहीं किया, बल्कि ना सिर्फ अपनी कैपेसिटी पे किया बल्कि डिफेंडेंट नंबर 1 की कैपेसिटी पे भी किया, क्योंकि एक पावर टॉनी होल्डर भी थे। और पैराग्राफ नंबर 2 में बताया कि जो अमाउंट जो रिसीव किया गया था डिफेंडेंट द्वारा वो एग्रीमेंट टू सेल का था, वो एडवांस था जब तक कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, और मेंशन ये किया कि सेल कंसिडरेशन जो थी वो 40,000 की कर दी गई थी, और जिसमें पैराग्राफ नंबर 2 में बताया कॉम्प्रोमाइज डीड में कि 15,000 जो है, अब कॉम्प्रोमाइज डीड के कंटेंट्स बताए जा रहे हैं कि क्या था उसमें। इसमें बताया कि जो पैराग्राफ नंबर 2 था कॉम्प्रोमाइज डीड का, उसमें बताया कि 15,000 रुपए थे वो ऑलरेडी डिफेंडेंट्स द्वारा ले लिए गए हैं, और पैराग्राफ नंबर 3 ने बताया कि डिफेंडेंट नंबर 1 है उन्होंने सेल डीड है वो एग्जीक्यूट करेंगे और रजिस्टर्ड करेंगे प्लेंटिफ को 1 जुलाई 1978 के तक कर देंगे, और जब उनको 25,000 रुपया सेल कंसिडरेशन का जो अमाउंट है वो मिलेगा। और साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि अगर डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे 1 जुलाई 1978 तक, तो प्लेंटिफ के पास पावर होगी, वो इंटाइटल्ड होंगे कि वो सेल डीड को एग्जीक्यूट करें और रजिस्टर करवा लेंगे अपने नाम पे कोर्ट के थ्रू, और जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो इक्वली बॉन्ड करनी पड़ेगी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 द्वारा। फिर ये मेंशन किया गया डिफेंडेंट नंबर 1 जो है उन्होंने ऑलरेडी जो हाफ जो कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो ले ली है प्लेंटिफ से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्लेंटिफ ने ये कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एनओसी की वो डिफेंडेंट नंबर 1 के ऊपर होगी। और पैराग्राफ नंबर 4 में ये बताया कि डिफेंडेंट नंबर जो 2 है, पैराग्राफ नंबर 4 का कंटेंट्स देखिए, उसमें बताया गया था कॉम्प्रोमाइज डीड में कि जो पैराग्राफ नंबर 4 में बताया कि जो डिफेंडेंट नंबर 2 जो है वो रिसाइड करते हैं 3री फ्लोर पे, सूट प्रॉपर्टी की 3rd फ्लोर पे रहते हैं, और डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो वेकेट कराएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो फिजिकल पोजेशन जो है वो प्लेंटिफ को दे दी जाए रजिस्ट्रेशन से पहले। और रेंट नोट्स जो हैं जो कि टेनेंट्स द्वारा दिए गए हैं, जो कि जिनके पास जिन्होंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है टेनेंट्स ने, उस प्रॉपर्टी में टेनेंट्स भी थे जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है, वो अब जो टेनेंट्स होंगे वो प्लेंटिफ के फेवर में रसीदें जो हैं वो देंगे। और एक और व्यक्ति का नाम बताया गया, उनको एक परफॉर्मर डिफेंडेंट के नाम पर इम्प्लीड किया गया, और जो कि पैराग्राफ नंबर 5 में बताया गया था कॉम्प्रोमाइज डीड में कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जो राइट्स है रिक्लिनिश कर दिया, मींस छोड़ दिया है सारा राइट्स जो प्रॉपर्टी का था, वो सारा राइट जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में दे दिया। और डीड ऑफ रिक्लिनिशमेंट भी एक थी वो साइन की थी 28 जून 1977 में,
जो कि कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई थी और कोर्ट ने अपने ऑर्डर भी दिया था 28 सितंबर 1977 का। अब पैराग्राफ नंबर 6 में ये बताया कि जो डिफेंडेंट नंबर 2 हैं उन्होंने ये एडमिट किया कि उनका कोई राइट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कंटेंट, ये आगे भी जजमेंट में आएगा ये बात कि डिफेंडेंट नंबर 2 ने यहाँ एडमिट कर लिया कि उनका कोई राइट नहीं है राइट टू सेल या एग्जीक्यूट करने के लिए एग्रीमेंट टू सेल। बट नाउ जो डिफेंडेंट नंबर 1 है वो जो कि एक रियल ऑनर है इस प्रॉपर्टी के, यहाँ पर देखिए डिफेंडेंट नंबर 2 ने एक्सेप्ट कर लिया था कि एक डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो रियल ऑनर है, उनका कोई राइट नहीं है, तो उसने एग्रीमेंट को एडमिट कर लिया था और इसलिए कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए कॉम्प्रोमाइज डीड को पास करने में। और प्रॉपर्टी जो डिस्क्राइब की गई थी कॉम्प्रोमाइज डीड में एक पक्का हाउस था जिसकी 3 मंजिलें थी और एक चौक था, इंटरनल हाउसेस था वो 3 स्टोरीज का था और 5 शॉप्स थी, 5 दुकानें थी और स्टेयरकेस भी थी दुकानों के साथ, और हाउस नंबर भी था म्युनिसिपल रिकॉर्ड में 100 और 5 शॉप्स थी वो भी नंबर थी। तो एंटायर जो प्रॉपर्टी थी जो हाउस की वो 5 शॉप्स थी और म्युनिसिपल नंबर 100 था। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे जो कोर्ट नंबर 1 जयपुर के, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज डीड को प्रोसीड किया और वेरीफाई किया जो और ड्यू टाइम भी पार्टीज को दिया और फिर उसके बाद 9 मई 1979 को सूट को डिसमिस कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ द प्लेंटिफ। मींस समय जो है प्लेंटिफ आए नहीं थे, मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद एक और तारीख पड़ी और एप्लीकेशन जो मूव की और फिर उसको कोर्ट केस में बोर्ड में ले लिया और ट्रायल कोर्ट ने जो डिफेंडेंट जो पार्टीज के नाम बताए हैं, डिफेंडेंट नंबर 1 भी है, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया कॉम्प्रोमाइज का और प्लेंटिफ जो है उन्होंने कहा कि वो कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो डिफेंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट और डिफेंडेंट नंबर 3 के अगेंस्ट में नहीं प्रोसीड करना चाहते, तो इसलिए सूट जो डिसमिस हो गया डिफेंडेंट नंबर 2 और 3 के अगेंस्ट में और डिक्रीड हो गया क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 1 के फेवर में डिक्रीड हो गया, साथ डिक्रीड हो गया क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आ गया था, कॉम्प्रोमाइज हो गया था डिफेंडेंट नंबर 1 और प्लेंटिफ के बीच में। और डिक्री जो है डिफेंडेंट नंबर जो एग्जीक्यूट नहीं की थी सेल डीड की और प्लेंटिफ डिग्री जो प्लेंटिफ डिग्री होल्डर हैं उन्होंने, चूंकि अब उसके बाद भी जो डिग्री होने के बाद भी डिफेंडेंट ने कोई भी एग्जीक्यूट नहीं की डिग्री को सेल डीड को और फिर उसके बाद प्लेंटिफ के बाद ने एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट कर दी, मींस कॉम्प्रोमाइज भी हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने अपना ऑर्डर भी दे दिया, उसके बाद भी जो थी वो जो मींस एग्जीक्यूट नहीं की डिग्री को और फिर उसके बाद प्लेंटिफ ने थे फिर उन्होंने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में डिफेंडेंट नंबर 1 ने कुछ ऑब्जेक्शन से फाइल किए, उसमें ऑब्जेक्शन में ये था कि प्लेंटिफ ने जो बैलेंस था अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन था वो नहीं दिया और 6 से 7 साल जो इसका समय था वो व्यतीत हो गया था और जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी थी जो डबल्ड हो गई थी, तो इसलिए अब डिग्री नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो फॉल्ट था डिफॉल्ट था वो प्लेंटिफ की साइड से था, प्लेंटिफ डिग्री होल्डर की साइड से था। तो अब लेकिन एग्जीक्यूशन कोर्ट ने उनकी जो ऑब्जेक्शंस थे वो खारिज कर दिया और डिटेल ऑर्डर दिया 1998 में 9 दिसंबर 1998 में, और ये फाइंडिंग्स थी कि एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड थी और डिफेंडेंट नंबर 1 को पहले अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना चाहिए था और जो 3rd फ्लोर को वेकेट करना चाहिए था और एनओसी भी लेना चाहिए था, रेंट जो डीड्स थी इन द नेम ऑफ प्लेंटिफ। अब उन्होंने अपनी साइड से कोई काम नहीं किया तो ये ब्लेम नहीं लगा सकते, इसलिए डिफॉल्ट नहीं लगा सकते कि प्लेंटिफ की साइड से डिफॉल्ट हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डिफेंडेंट नंबर 1 की मृत्यु हो गई और जो फिर चैलेंज था वो डिफेंडेंट नंबर 2 द्वारा किया गया और जो कि लीगल हेयर डिफेंडेंट नंबर 2 और लीगल हेयर भी थे डिफेंडेंट नंबर 1 के, उन्होंने अपना राइट्स था वो क्लेम किया कि सेल जो एग्जीक्यूट हुई थी डिफेंडेंट नंबर 1 द्वारा और रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच में सिंगल बेंच के समक्ष और रिवीजन पिटीशन डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने और फिर उसके बाद स्पेशल लीव पिटीशन भी डाली, वो भी डिसमिस हो गई माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब यहाँ पे एक सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन स्टार्ट हुए। अब ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन थे वो सेक्शन 47 के अंदर जजमेंट डेप्टर थे जिनके अगेंस्ट में, जजमेंट डेप्टर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की जाती है और जो फाइल करते हैं उनको डिग्री होल्डर कहते हैं। तो अब जब जजमेंट डेप्टर ने यहाँ पर ऑब्जेक्शंस फाइल किए, अब जजमेंट डेप्टर कौन थे, यहाँ पर बताया कि जो डिफेंडेंट नंबर 2 थे उन्होंने मैटर को आगे प्रोसीड नहीं किया, लेकिन न्यू राउंड ऑफ लिटिगेशंस थी वो सेक्शन 47 के में फाइल की। जो वाइफ थी डिफेंडेंट नंबर 2 की, उनका नाम बताया गया, उन्होंने फाइल की, उन्होंने ये ग्राउंड्स रेज किए। पहले कहा कि जो डिग्री थी 1979 की वो किसी जुरिस्डिक्शन के पास ने कर दी गई थी जो कि एक नलिटी है
और जो प्रॉपर्टी थी वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 की एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी। और जो सूट जो फाइल किया गया था वो दोनों ब्रदर्स के अगेंस्ट में फाइल किया गया था। और कॉम्प्रोमाइज जो डीड थी वो सिर्फ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 के फेवर में ही, बीच में ही कॉम्प्रोमाइज हुआ था। मींस डिफेंडेंट नंबर 2 ने कोई उस पर साइन नहीं किए थे और इसलिए ट्रायल कोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी कॉम्प्रोमाइज डीड को। और क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 1 को वेकेट कराना था डिफेंडेंट नंबर 2 से थर्ड प्रॉपर्टी हाउस इन क्वेश्चन, और ट्रांसफर भी कराना था इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, तो कहा कि कॉम्प्रोमाइज डीड तो सिर्फ डिफेंडेंट नंबर 1 और प्लेंटिफ के बीच में हुआ है। तो इसलिए पूरी डिग्री के ऊपर ही क्वेश्चंस रेज कर दिए। और अब एग्जीक्यूशन जो थी, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शंस थे एग्जीक्यूशन कोर्ट में जहां फाइल की गई थी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन अब हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर को ही पलट दिया और ऑब्जेक्शंस थी वो एक्सेप्ट कर ली और डिग्री थी वो इनएग्जीक्यूटेबल हो गई। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पूरे डिटेल डिस्कशन के बाद ये कोर्ट ने पाया कि ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो एरर था। उन्होंने एग्जीक्यूशन कोर्ट की जो ऑर्डर थी उसको सेटिसाइड कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की जो डिग्री है वो वॉइड है। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो इनकरेक्ट अजम्पशंस पे आया है, वो ऑब्जर्वेशंस पे आया है। पहले अब एक किस तरह से आया वो कोर्ट ने डिस्कस किया। हाई कोर्ट की रीजनिंग थी कि एक एरोनियस अजम्पशन थी, प्रॉपर्टी जो ओन्ड थी वो जॉइंटली थी डिफेंडेंट नंबर 1 और 2 की। अब डिफेंडेंट नंबर 2 ने कोई सिग्नेचर नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिग्री इनवैलिडेट हो जाती है। लेकिन कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट नंबर 2 ने कंसिस्टेंटली एक्नॉलेज किया था इस बात को कि उनका कोई ऑनरशिप राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे, और रिटर्न स्टेटमेंट भी जो ट्रायल कोर्ट में दिए गए थे उसमें साफ साफ बताया गया था कि प्रॉपर्टी थी वो डिफेंडेंट नंबर 1 की बिलोंग करती है। और एक फैमिली अरेंजमेंट भी हुआ था 17 सितंबर 1976 में, जिसमें पैराग्राफ नंबर 6 और कॉम्प्रोमाइज डीड में भी बताया सामने रिफ्लेक्ट होता है, मींस रीइंफोर्स्ड होता है। तो इसलिए जो कॉम्प्रोमाइज डीड हुई थी डिफेंडेंट नंबर 1 की और प्लेंटिफ की, और जो कि वेरीफाई कर दिया गया था डिफेंडेंट नंबर 2 द्वारा, वो एक एप्लीकेशन जो दी गई थी वो सब्सटेंशिएट करता था कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो एक सोल ऑनर है। और इसको अपहेल्ड भी कर दिया था हाई कोर्ट ने और प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में भी। और एक जो प्रीवियस प्रोसीडिंग्स थी वो चैलेंज की गई थी हाई कोर्ट में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था, एक ऑब्जेक्शन डिसमिस हो गए थे जब हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने करेक्टली उसको डिसमिस कर दिया था। फिर उसके बाद डिफेंडेंट नंबर 2 उसमें ये भी फाइंडिंग्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किए थे, जो सिंगल बेंच थी कोर्ट की, हाई कोर्ट की, उसमें कहा था कि डिफेंडेंट नंबर 2 के कोई ऑनरशिप राइट्स नहीं थे उस प्रॉपर्टी में, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशली पिटीशन थी वो डिसमिस हुई थी, उसमें भी ये ऑर्डर अपहेल्ड हो जाता है। तो इसलिए डिफेंडेंट नंबर 2 के लिमिटेड राइट्स थे पोजेशन ऑफ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। इस अफोर्सेड रीजन से जो प्लेंटिफ थे वो एक डिफेंडेंट नंबर 1 थे, वो ही एक नेसेसरी पार्टीज बनते हैं कॉम्प्रोमाइज डीड के, और डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो सोल ऑनर बनाए जाएंगे सूट प्रॉपर्टी के। और यहाँ पे ये भी बताया कि जो हाई कोर्ट ने इनकरेक्टली हेल्ड कर दिए थे कि जो प्रोविजंस थे ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ सीपीसी के वो अडहर्ड नहीं किए थे, मींस जो प्रिंसिपल्स थे जो ट्रायल कोर्ट द्वारा, वो कहा कि अडहर्ड नहीं किया, मींस फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन भी गलत थी। उन्होंने कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्ली वेरीफाई किया है कॉम्प्रोमाइज को, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं किया इस पे, इसलिए जो प्रिंसिपल्स थे वो अडहर्ड नहीं किए गए। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये ऑब्जर्वेशन भी हाई कोर्ट की गलत थी। तो कॉम्प्रोमाइज जो डीड थी वो हुई थी 15 मई 1978 को, और वेरिफिकेशन डिले इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ एडजॉर्नमेंट्स हुए थे, क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो एब्सेंट से या इलनेस थे और इसकी वजह से कुछ प्रोसीजर डिले हुए थे। लेकिन 9 मई 1979 को एक फ्रेश कॉम्प्रोमाइज थी, वो आइडेंटिकल टर्म्स में सबमिट की गई थी और साइन दोनों पार्टीज द्वारा किए गए थे। और क्योंकि ड्यू टू ओरिजिनल बीइंग मिसप्लेस्ड, और ट्रायल कोर्ट ने करेक्टली रिकॉर्ड किया और वेरीफाई किया था कॉम्प्रोमाइज को, और जो रिक्वायरमेंट्स थी ऑर्डर 23 रूल 3 के वो फुलफिल किए थे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो कॉम्प्रोमाइज था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट नंबर 1 का अराइव हुआ था 11 मई 1978 को, और एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स थी ऑर्डर 23 रूल 3 की वेरीफाई करना और कॉम्प्रोमाइज करना, जिसकी वजह से कंप्लीट हुई थी, जो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हुई थी 9 मई 1979 को। और रिकॉर्ड्स परस्यू करने के बाद, कोर्ट ने देखने के बाद, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड देखने के बाद ये रिवील्स हुआ कि जो वेरिफिकेशन हुई थी वो कॉम्प्रोमाइज की पहले अटेम्प्ट की गई थी 11 मई 1978 को, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 1 थे वो प्रेजेंट नहीं थे। और उसके बाद सब्सिक्वेंट डेट को 11 मई 1978, फिर 24 जुलाई 1978 और 31 जनवरी 1979 और 20 मार्च 1979 क्योंकि या तो इलनेस थी
और या फिर प्रेसिडिंग ऑफिसर था, वो ऑफिसर थे जो प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से एडजॉर्नमेंट्स हुए थे ट्रायल कोर्ट के समक्ष में। और लेकिन जो फाइनल थी वो 9 मई 1979 को जो डिफेंडेंट नंबर 1 है अपेयर हुए थे और पार्टीज ने एक फ्रेश कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी। और क्योंकि अर्लियर एप्लीकेशन जो सबमिट की गई थी 11 मई 1978 को, वो ट्रेसेबल नहीं थी कोर्ट के रिकॉर्ड्स में, और जो कि सेम टर्म्स और कंडीशंस पे थी। और फिर यहाँ पर बताया कि जो पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज थी वो प्रेजेंट की गई थी 9 मई 1979 में, वो उसमें ट्रायल कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन को रिकॉर्ड में लिया था और एक वेरीफाई किया था जो फ्रेश कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन थी, जिसमें सारे टर्म्स और कंडीशंस को वो फुलफिल होते थे ऑर्डर 23 रूल 3 के। और जो टर्म्स और कंडीशंस थे वो कॉम्प्रोमाइज थे, वो पार्टीज को पढ़ के भी मेरे सामने मींस पार्टीज ने भी रीड ओवर टू द पार्टीज को पढ़ के सुनाए गए थे और पार्टीज ने एक्सेप्ट भी किए थे और सिग्नेचर भी था भी पार्टीज का वो कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन का। और उसके बाद कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद रिकॉर्ड किया था कि कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन बनती है, और डिग्री थी 9 मई 1979 की, वो पास हुई थी बेस्ड ऑन दिस कॉम्प्रोमाइज। और जो इस कॉम्प्रोमाइज को कंसर्न करने को देखने के बाद जो कि अब इस कॉम्प्रोमाइज को हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया और एग्रीमेंट जो बताया कि डिफेंडेंट नंबर 1 ने एग्जीक्यूट किया था और रजिस्टर की थी इन द फेवर ऑफ 1978 ने, और रिसीविंग बैलेंस था 25,000 लेने के बाद, और एग्जीक्यूशन जो थी वो कंटीजेंट इस कंडीशन में थी कि डिफेंडेंट नंबर 1 जो है वो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे और एनओसी और डिफेंडेंट नंबर 2 को इंश्योर करेंगे कि जो प्रॉपर्टी को वेकेट कराएंगे और पोजेशन में देंगे। और रिकॉर्डिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज थी वो एक कॉन्सिक्वेंट डिग्री आई थी 9 मई 1979 की, और जिसकी वजह से दोनों पार्टीज को जो अपेयर होना था वो प्रोसीजर डिले हुआ था, और जो कि एक प्रोसेस जो रिक्वायर्ड था सीपीसी का। तो इसलिए सारे जो हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया इस फैक्ट्स को, और ये भी इग्नोर कर दिया कि पहली एक रिवीजन पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी, स्पेशली पिटीशन थी वो भी डिसमिस हो गई थी, तो ऑर्डर था वो फाइनलिटी पे आ गया। तो अब ये सेकंड जो लीगल हेयर ने जो मींस वो वाइफ एंड डिफेंडेंट नंबर 2 की जिन्होंने एक लीगल हेयर था, अब कहा कि सेकंड ऑब्जेक्शन है मेंटेनेबल नहीं है और ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ माना जाएगा। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि जो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने राइटली रिजेक्ट की थी जो सेकंड ऑब्जेक्शन जो फाइल की थी सेक्शन 47 की, और जो ऑर्डर आया था 3 मई 2007 का, तो इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और एग्जीक्यूशन कोर्ट का जो ऑर्डर था वो रिस्टोर कर दिया, जो ऑब्जेक्शंस जो थे वो रिजेक्ट कर दिए जो डिफेंडेंट नंबर 2 की जो वाइफ ने फ्रेशली रेज किए थे। और कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं बनता कॉस्ट का, और ये जजमेंट आई थी 22 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।